जय हिंद साथियों, मैं प्राध्यापक जावेद सर महाराष्ट्र से आपके सामने खड़ा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देश के जो नौजवान जो छात्र इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूँ ऑनलाइन क्लासेस। इंडियन आर्मी का सपना अगर आपके रगों में होगा, आपके खून में होगा, तो इंडियन आर्मी, इंडियन जीडी, स्टाफ सिलेक्शन, इंडियन रेल, बीआरसी भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी केंद्रीय संस्थानों के लिए एग्जाम होती है। उन पर कई सवाल आते हैं। जो बंदे 10वीं पास होकर 12वीं पास होकर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए दो कठिनता का सामना करना पड़ता है, यानी कि दो स्टेप से इंडियन आर्मी में जाने के लिए उनको गुजरना पड़ता है। पहली स्टेप होती है कि पहले पुराने जमाने में पहला मैदान होता था, बाद में एग्जाम होती थी, यानी रिटन वाली एग्जाम। अब नहीं है, अब बदल चुका है। अग्निवीर का धोरण से तब तक बदल चुका है। अब पहले एग्जाम होगी, जो छात्र एग्जाम पास हो जाएंगे वही मैदान पर जाएंगे। मैदान और एग्जाम रिटन दोनों का मेरिट लग जाएगा और फौजी का सपना साकार हो जाएगा। इसलिए इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए कौन से सवाल आते हैं वो देखने का प्रयास आज हम यही करेंगे। देखो, पहला ही सवाल लेते हैं। देखो भाइयों, मेरे पीछे आपको जो छवि दिखाई दे रहा है वो रणगाड़ा है। फायर करता हुआ ये तस्वीर आपको बिल्कुल आपका ध्यान खींचती होगी। लेकिन ऊपर वाला सवाल ये दिया है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। ये दूसरा युद्ध जब हुआ था उस पर यह सवाल बना है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। कलर सेलेक्ट करता हूं। दूसरा विश्व युद्ध पूछा है, लेकिन आपको यह भी पता होगा शायद कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो बेल्जियम के कारण हुआ था। पहली बात कर रहा हूं मैं विश्व युद्ध की। आज तक विश्व में खाली दो ही विश्व युद्ध हुए हैं। जो पहला हुआ है 1914 को शुरू हुआ था, 18 को खत्म हो गया। बेल्जियम, इटली, जेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया नामक कई कंट्रीज उनमें शामिल थे। कई लोग मारे गए। अब लगता था कि दूसरा कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ जब पावरफुल कंट्री जिनका नाम है अमेरिका, ये अमेरिका और इनके खिलाफ लड़ रहा था छोटे वाला उगते सूरज का देश हम जिसे कहते हैं जापान। ये दोनों में दूसरा महायुद्ध हो गया। ये पावरफुल कंट्री अमेरिका ने जापान पर बारूद बरस दिया और जापान के दो बड़े शहर जिसका नाम था, एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। ये हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने अणुबम डाले और सीधा दोनों शहरों को बेचराख कर दिया। अब सारे विश्व को पता चला, अगर ऐसे युद्ध होते जाएंगे, होते रहेंगे, तो विश्व में कोई मानव जाति का कोई वंश नहीं बचेगा, कोई देश अच्छी तरह से नहीं जी सकता। इसलिए उस वक्त दूसरे महायुद्ध के समय जापान को दो कंट्रीज में 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और सारे विश्व में मिलाकर 1945 में एक संगठन का निर्माण किया, जो संगठन का नाम था यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। इस संगठन का काम है विश्व में कोई आपस में अगर दो कंट्रीज लड़ रही है, सोनो उदाहरण के तौर पर दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया आपस में भिड़ रही है, आपस में लड़ रही है, झगड़ा कर रही है, बम बरस रही है, गोलियां मार रही है, तो ऐसे कंट्री को अटकाव बनाने का प्रयास ये करते हैं यूएनओ, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन। या अमेरिका और रूस हो, दोनों के बीच में बंटवारा ना हो, झगड़ा ना हो, यही प्रयास करती है। देश में शिक्षा हो, आरोग्य हो, संस्कृति हो, अणुबम बनाने वाले देशों पर बैन हो, ये सारा काम ये यूएनओ करती है। और ये कब स्थापित हो गई? 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इसी साल इसी संगठन का निर्माण हुआ, जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आ गया समझ में? तो इसका जवाब का सवाल है 1945। आगे जाएंगे, आगे देखते हैं। आगे वाला सवाल है एक, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? आपको जो छवि दिखाई दे रहे हैं, आपके मन में सवाल का जवाब मैंने पहचान लिया। आपके सारे लोगों के मन में आ रहा है
कि इसका सवाल है मुंबई, लेकिन बिल्कुल गलती ना करें दोस्त लोग। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिक्चर, ये मुंबई के गेट ऑफ इंडिया का नहीं है। ये जो बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है ये है गेट वे ऑफ इंडिया यानी दिल्ली। इस सवाल का जवाब है दिल्ली, जो हमारी राजधानी है। राजधानी शहर का नाम है दिल्ली। आप कहेंगे नहीं सर, गेट ऑफ इंडिया तो बंबई में है, लेकिन वो खाली गेट ऑफ इंडिया है और ये गेट वे ऑफ इंडिया है जो दिल्ली में स्थित है। आ गया समझ में? चलो आगे जाएंगे, आगे देखते हैं। बाकी यहां दिया है कलकत्ता, ऑप्शन में लखनऊ दिया है, यूपी का एक बढ़िया शहर है। कलकत्ता में 1911 तक भारत की राजधानी क्षेत्र कलकत्ता थी, लेकिन पंचम जॉर्ज भारत आने के बाद हमने कलकत्ता से लेकर दिल्ली में राजधानी बनवाई। आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये हो गई ज्यादा कहने वाली बात। आगे जाएंगे। तीसरा सवाल है वंदे मातरम किसने लिखा था? देखो भाइयों, वंदे मातरम किसने लिखा था? जो वंदे मातरम गीत है यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्या है? राष्ट्रीय गीत। यह है राष्ट्रीय गीत। अब कहेंगे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में क्या फर्क है? हमारा जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जनगण मन, उसे राष्ट्रगान कहते हैं। और जो सवाल पूछा है वंदे मातरम, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। वो किसने लिखा है? वो लिखा है, यहां देखो सवाल का जवाब तीसरे नंबर पर है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन से किताब से लिखा है? आनंद मठ नाम की उनकी एक नोवेल थी, यानी साहित्य के क्षेत्र में एक उसे किताब कहते हैं, किताब था। उनमें से वंदे मातरम नाम का राष्ट्रीय गीत लिया था। इसने क्या कर दिया, जब भारत के आजादी का माहौल चल रहा था, अंग्रेजों ने हमें परेशान करके रखा था और देश का हर एक नागरिक चाहता था, हर एक लोग चाहते थे कि देश को आजाद होनी चाहिए, देश को आजादी चाहिए। तब ये आजादी के सिलसिले में ये इस वंदे मातरम ने हर एक भारतीयों के खूनों में अपना देश प्रेम, देशभक्ति दौड़ने का प्रयास कर दिया था। चलो आगे जाएंगे। यह बाकी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। आपको अच्छी तरह से पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन नाम का हमारा जो राष्ट्रगान लिखा है। देखो फर्क याद है, राष्ट्रगान ये राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है। ये राष्ट्रगान जो है वो टैगोर ने लिखा है। कौन से किताब से लिखा है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, वो गीतांजलि नाम का किताब है। गीतांजलि आ रहा है आपको समझ में? ये गीतांजलि है, ठीक है, समझ में आ गया? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो आगे जाएंगे, आगे वाला सवाल देखते हैं। जो छवि आपको नजर में आ रही है, बिल्कुल बॉडीगार्ड दिखाई दे रहे, नजर में देखो क्या लग रहा है? यह जो है उसने भारतीयों के तिरंगे को पाकिस्तान के सामने इतना ऊपर कर दिया था। यह है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जाने जाते हैं, उनका एक उपनाम है, उनकी उपाधि है। कौन से नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन में दिया है, फ्लाइंग सिख जाने जाते हैं, सुल्तान जाने जाते हैं, गोल्डन शार्क जाने जाते हैं, भारत का हवाई जहाज जाने जाते हैं। ये तो भारत का हवाई जहाज नहीं हो सकता। हनुमान जी भारत से श्रीलंका गए थे तो भी हवाई जहाज नहीं बने हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा है गोल्डन शार्क, ये गोल्डन शार्क ये भी नहीं है और ये गोल्डन शार्क भी नहीं है। ये गोल्डन शार्क कौन है? गोल्डन शार्क कहते हैं अमेरिका का जलतरण पट्टू, जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। ये माइकल फेल्प्स जो है वो अमेरिका का एक खिलाड़ी है जिनके नाम पर विश्व के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स है। लेकिन सवाल का जवाब मिल्खा सिंह जाने जाते हैं, गोल्डन शार्क बिल्कुल नहीं। आगे है सुल्तान। सुल्तान तो कोई राजाओं का बेटा होता है, ये तो राजाओं के बेटा नहीं थे। तो खाली एक ही सवाल बोलता है फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग का मतलब होता है हवा में उड़ना। अब क्यों कहने लगे उसको? आसिया खेलों में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्टेडियम में मौजूद थे और वहां सामना चल रहा था, 10 फीट अंतर बचा था अंतिम रेखा के लिए और 2-3 खिलाड़ी मिल्खा सिंह से आगे थे, तो मिल्खा सिंह ने सीधा अपने गर्दन को हवा में झोंक दिया। पैर पीछे थे लेकिन गर्दन अंतिम रेखा से पार हो गई थी और भारत ने उस खेल में स्वर्ण पदक जीता था।
इसके कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको कहा था कि रियली ये फ्लाइंग सिख है। आ गया समझ में? आर्मी के लिए कई कई बार ये पूछा गया है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। आगे वाला आपको जो दिखाई दे रहा है ये छवि, ये तस्वीर है, ये पिक्चर है, यह है हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन, यानी कनिष्ठ सदन से जाना जाता है लोकसभा क्षेत्र, और वरिष्ठ क्षेत्र से जाना जाता है, वरिष्ठ सदन से जाना जाती है राज्यसभा। संसद के दो सदन होते हैं, वरिष्ठ वाली राज्यसभा और कनिष्ठ वाली लोकसभा। लेकिन लोकसभा जो होती है वो लोकतांत्रिक सभागृह होता है, यानी कि मतदाता जो अपना मत डायरेक्टली उम्मीदवारों को देती है वो चुनकर जाते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं। आ गया समझ में? सवाल है लोकसभा का नेता कौन होता है। देखो भारत में बहुपक्षीय पद्धति है, बहुपक्षीय पद्धति में लोकतंत्र प्रणाली में अब वोटर्स जिनके चरणों में ज्यादा मत देते हैं, जिनको चुनकर देते हैं, लोकसभा के क्षेत्र में जिस पक्ष के ज्यादा संसद सदस्य चुनकर आएंगे उनके लिए एक नेता होता है। अगर वो चुनकर आने वाले सदस्यों ने अपना नेता चुन लिया तो वो नेता जो होता है देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। जैसे कि समझ लो भारत जब आजाद हुआ था तो कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया था, देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, याद है? उसी तरह आज 2023 चल रहा है, 2014 से लेकर 2023 तक भारत ने लोकसभा के सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को दिए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी, जो पक्ष अभी पक्ष के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी नहीं है, जेपी नड्डा है, और उस पक्ष ने अपना अध्यक्षता यानी लोकसभा का नेता चुना था नरेंद्र जी मोदी को, जो अब हमारे देश के हालात के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो लोकसभा का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ये राष्ट्रपति कौन हो जाता है? सांसद के राज्यसभा और लोकसभा और हर एक राज्य के विधान क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य ने जो राष्ट्रपति चुना वो देश का राष्ट्रपति होता है। लेकिन इस सवाल का जवाब राष्ट्रपति नहीं है, इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री है। उपराष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति जो बनता है वो राज्यसभा सदन का सदस्य होता है और राज्यसभा सदन के सारे सदस्य उनको मत देते हैं। आ गए समझ में? चलो आगे जाएंगे। भारत के नए संसद भवन में देखो, भारत के नए संसद भवन में कितने लोकसभा सदस्य को बैठने की व्यवस्था है, यानी कि अभी पहली छवि जो आपने दिखी है वहां लोकसभा के कितने सीट बैठ सकते हैं। आ गया समझ में? हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में 552 सदस्यता, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, इतने थी। चुनकर प्रत्यक्ष जाते हैं जो है वो 545 जाते हैं। बाकी 7 लोग क्यों नहीं चुने जाते? तो जो पाक व्याप्त कश्मीर है, आज ना कल हो सकता है आपके कंधे पर अगर बंदूक हो तो एक दिन वो भारत में आ जाएगा और उसी क्षेत्र से 7 सदस्य वहां का नेतृत्व करेंगे, इसलिए वो रिजर्वेशन रखा है। लेकिन जो नया संसद भवन बना है उसमें 88 सदस्यों को बैठने की अनुमति मिलेगी। यानी इसका मतलब है आगे वाले चुनाव के बाद जो चुनाव होगा, यानी इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद सदस्यों की संख्या जो है वो बिल्कुल बढ़ाई दी जाएगी और वो सीटें होगी 888। चलो आगे जाते हैं, ये पुरानी थी। आगे देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने अपना सहयोग दिया था? आंदोलन का नाम पूछा है दोस्त लोग। आंदोलन का नाम देखो, आपको जो छवि दिखाई दे रही है, एक मुस्लिम छात्र है, एक हिंदू छात्र है। मैं हिंदू छात्र के गले में माला लग रही है। हिंदू छात्र उनके सर पर अपना सर झुकाकर प्यार भरा नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। लेकिन हमारे देश की स्थिति कुछ बिगड़ती जा रही है और हमारे जो पड़ोसियों वाले कुछ राष्ट्र हैं उनको मदद करते हैं स्थिति बिगड़ने में। लेकिन इस देश में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सारे लोग जो हैं वो भाई भाई के सिलसिले से रहते हैं। जब हमारा स्वतंत्र आंदोलन चल रहा तो अंग्रेजों ने यही नीति का अवलंब किया था कि अगर हिंदू अलग लड़ेंगे, मुस्लिम अलग लड़ेंगे तो हम कई दिन, कई वर्ष भारत पर राज जमा सकते हैं। लेकिन यह बात महात्मा गांधी को अच्छी तरह से पता थी, इसलिए हिंदू और मुसलमानों को एकता उसमें इकट्ठा करने के लिए, उनमें एकता पैदा करने के लिए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो जो आंदोलन था वो था खिलाफत आंदोलन। अब देखो मेरे भाई लोगों, ये खिलाफत आंदोलन क्या है?
पूरे विश्व के मुसलमानों का एक खलीफा होता था तुर्कस्तान नाम के देश में। कौन से देश में? तुर्कस्तान। देखो ये यूरोपियन कंट्री है तुर्कस्तान। और ये तुर्कस्तान का जो प्रमुख धर्मगुरु था, जिनको खलीफा के नाम से जाना जाता था, खलीफा, अंग्रेजों ने तुर्कस्तान को जीत लिया और इनको बर्खास्त कर दिया, उनको हटा दिया अपने पद से। तो विश्व के सारे मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, कि भारत के मुसलमानों को भी बुरा लगा, और भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया जिनका नाम था खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने भी देश के आजादी के लिए आंदोलन कर लिया था, मुसलमान भाइयों का सहयोग उसके लिए चाहिए था, और खिलाफत आंदोलन का एक कोई नेता नहीं था भारत में। तो महात्मा गांधी ने खुद से कह दिया कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने कर दिया 1919 में। और उसी आंदोलन के कारण आज तक हिंदू मुसलमान एक जैसे है, और जब तक हिंदू मुसलमान एक है तब तक भारत को कोई झुका नहीं सकता, कोई रुका नहीं सकता। इसलिए ये यारी जो है, ये हमारे भाइयों और बहनों के बीच जो एकता है, चलो हम बनाए रखते हैं। आगे जाएंगे। आगे वाला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? खाली ऑप्शन में पूरी संस्थाओं का नाम दिया है। पहला दिया है रामकृष्ण मिशन, दूसरा दिया है आर्य समाज, तीसरा दिया है ब्रह्म समाज, और इनमें से कोई नहीं। देखो हम देखेंगे, ये जो है स्वामी विवेकानंद जी हैं, हिंदू धर्म के धर्मगुरु माने जाते थे। एक धर्म संसद को संबोधित करने के लिए अमेरिका गए थे, आपको अच्छी तरह से पता है, और उसने वहां भाषण देते हुए पहली बार विश्व में कहा था, मेरे देश के भाई और बहनों, किसी देश का धर्मगुरु पूरे विश्व को भाई और बहन के नाम से पुकारता है, ये पहली बार विश्व में हुआ था। उस वक्त से आज तक सारे देश के राष्ट्र प्रमुख माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहने लगे हैं। ये सारी देन हमारे विवेकानंद जी की है। इनका जन्मदिन जो है वो राष्ट्रीय युवक दिन के नाम से जाना जाता है, 12 जनवरी, आपको अच्छी तरह से पता है। देखो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब क्यों की थी? उनके गुरु थे दयानंद सरस्वती। उनका स्मरण के हेतु, उनके कार्यों को आगे ले जाने के हेतु उसने रामकृष्ण मिशन नाम का संस्थान बनाया था। उस वक्त से लेकर आज तक रामकृष्ण मिशन का कार्य जो है वो अच्छी तरह का चल रहा है। बी पर यहां ऑप्शन में दिया है आर्य समाज, ये स्वामी दयानंद जी ने बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से हिंदू धर्म के ये धर्मगुरु थे, इसने ये बनवाया था। आगे जो ब्राह्मण समाज दिया है, आपको अच्छी तरह से पता है, ब्राह्मण समाज जो भारत के आद्य समाज सुधारक है, राजा राम मोहन राय ने बनवाया था। राजा राम मोहन राय इसने बनवाया था। इनमें से कोई नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलो आगे वाले सवाल के लिए जाएंगे। आगे वाला हम जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहो। हम ऐसे कई सवाल हमारे चैनल पर डालते हैं। अगर आपने सारे सवाल का अध्ययन अच्छी तरह से कर दिया तो आप फौजी बिल्कुल बन जाएंगे। निम्न में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया? देखो दोस्त लोग, ये भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे बढ़िया नागरिक सम्मान है। भारत में सबसे बढ़िया नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और भारत रत्न से सम्मानित निम्न से कौन नहीं है पूछा है। ये है यहाँ राजीव जी गांधी, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, तमिलनाडु में पेरुबंदर में सभा को संबोधित करते समय उसको बम से उड़ा दिया था। बहुत बढ़िया कार्य हमारे देश में राजीव गांधी का रहा है। हमारा जो IT सेल चल रहा है ना पूरा, यानी विज्ञान और तंत्रज्ञान की जो तरक्की भारत ने की है ना, मैं तो कहूँगा उनका सारा श्रेय जो होता है वो राजीव गांधी को जाता है। युवा प्रधानमंत्री देश के थे, अच्छी तरह का कार्य छात्रों के लिए और देश की तरक्की के लिए किया है राजीव गांधी। उनको 1991 में भारत रत्न मिला था। तो इस सवाल का जवाब ए नहीं हो सकता। आगे RG टाटा है, टाटा को भी 1980 में भारत रत्न मिला था। किसे नहीं मिला, कहा है इसे? देखो सवाल अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं मिला, ये दोनों को मिला है, तो सवाल का जवाब ये नहीं हो सकते। आगे मदर तेरेसा है। मदर तेरेसा आपको अच्छी तरह से पता है कि मदर तेरेसा जो थी वो विदेशी महिला थी, लेकिन भारत में अच्छा काम कर रही थी। इनको भी जो भारत रत्न खिताब है 1992 को मिला था। यानी कि किसे नहीं सम्मानित किया गया,
तो सवाल लिखना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों को भी भारत रत्न से सम्मानित कर दिया है। चलो आगे जाएंगे दोस्त। आगे वाला जो छवि दिख रही है उनको तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर हमारे भारत माँ को अंग्रेजों के गुलामी से, अंग्रेजों के जुल्मों से आजाद करने के लिए पूरी जिंदगी बिता दी। देखो दोस्त लोगों, यहां है सैंडर्स की हत्या किसने की थी। ये सैंडर्स जो था एक अंग्रेज अधिकारी था। हमारे देश के उस वक्त के एक बढ़िया नेता पंजाब के लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के बारे में यानी उनके खिलाफ काम कर रहे थे। जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन में 7 लोगों की सदस्यता थी, लेकिन उनमें एक भी भारतीय नहीं था। इसके कारण पंजाब के सीमा पर ही लाला लाजपत राय ने उनको रोक दिया और कह दिया चलो साइमन गो बैक। लेकिन अंग्रेज पुलिस ने सुना नहीं। अंग्रेज पुलिस ने सीधा लाला लाजपत राय और उनके कार्यकर्ताओं पर डंडा चलाया, गोला बारूद बरसाया। एक लाठी लाला लाजपत राय के सिर पर लगी और वो बेहोश हो गए, खून बहने लगा, मिट्टी से मिलने लगा और उसके बाद 1 महीने में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भगत सिंह ने एक दिन उस मिट्टी की सौगंध खाई और कह दिया देखो सैंडर्स, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मेरे नेता लाला लाजपत राय के खून का बदला लेते रहूंगा। और आगे चलकर राजगुरु जी ने और भगत सिंह ने सैंडर्स को ठोक दिया, यानी गोली से मार दिया। और इसी कारण संसद में बम पत्रक और बम झोंकने के कारण और सैंडर्स को मारने के कारण भगत सिंह को फांसी के फंदे पर जाना पड़ा था। लेकिन शायद ये वीर नहीं होते तो आज मैं आपके सामने और आप मेरे सामने बैठकर इतनी अच्छी तरह की बातचीत नहीं कर पाते। देखो दोस्त, ये जितने सारे क्रांतिकारक देश में हुए हैं उनके हर एक खून का हमारे ऊपर इतना बढ़िया एहसान है कि हम वो पूरी जिंदगी में नहीं भुला सकते। इसलिए हमारे देश की तरक्की के लिए हमारे सारे जवान को इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। फौजी बनो, देश की रक्षा करो। चलो आगे जाएंगे। आगे वाले उधम सिंह जो है, ये सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो उनका जवाब है भगत सिंह ने की थी। ठीक है, ये बाकी लोग जो है एक क्रांतिकारक है, उधम सिंह क्रांतिकारक जी है। चंद्रशेखर आजाद आपको अच्छी तरह से पता है अंग्रेजी के गोली से नहीं मरे थे। अंग्रेजों ने एक बार उनको घेर लिया था अल्फ्रेड पार्क में और सीधा उसने एक गोली खुद पर चला दी थी। क्यों? क्योंकि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहता, मैं अपने गोली से मरूंगा। भारत माता की जय कह दिया और सर पर पिस्तौल लगा के खुद को मार दी, खुद खुशी कर ली, देश के लिए कर ली। लेकिन ये चंद्रशेखर जी आजाद थे। ये आपके लिए नया होंगे जगन्नाथ सिंधे। आपको अच्छी तरह से पता है 1930 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक मार्शल लॉ का ऐलान हुआ था अंग्रेज सरकार की तरफ से, और उसमें मलप्पा धनसिटी, कुर्बान हुसैन और तीसरे थे जगन्नाथ सिंधे। ये तीनों ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था, तो इसलिए अंग्रेज ने इस तीनों को फांसी दी थी, मलप्पा धनसिटी, जगन्नाथ सिंधे और कुर्बान हुसैन। लेकिन इस सवाल का जवाब जो है सैंडर्स की हत्या किसने की, तो भगत सिंह ने कर दी थी। चलो ठीक है, जय हिंद। अब गदर पार्टी का निर्माण यानी गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? गदर का नाम सुनते ही आपके सामने आ गया सनी। सनी का मतलब सनी देओल आ गया। सनी देओल यानी कि अभी मूवी चल रही है, हमने भी उनपे आर्मी के जवान के वेश में हमने भी थोड़ा सा काम उस मूवी में किया है। लेकिन चलो वो मैं उस पर दिलचस्पी नहीं रखूंगा। लेकिन गदर का नाम सुनते ही याद आता है आपको, गदर का मतलब होता है युद्ध, संघर्ष, वार। गदर पार्टी का निर्माण किसने किया था? देखो दोस्त, यहां चारों ऑप्शन में लाला 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 लाला, सारा लाला लाल हो गया है, कंफ्यूजन बढ़ गया। कौन सा सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन होशियार बनो, कोई बात नहीं है। लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री और लाल कृष्ण अडवाणी। जब ऐसा सवाल आता है और कंफ्यूजन बढ़ता है तब हमें एक एक सवाल को, एक एक ऑप्शन को उससे हटाना चाहिए। ये जो लाल कृष्ण अडवाणी थे ना दोस्त लोग, ये बीजेपी के एक बड़े लीडर थे। इसने कौन सी गदर पार्टी का निर्माण नहीं किया था, उसने बीजेपी पार्टी का निर्माण किया था। एक राजनीतिक दल है भारत का। तो ये गए बाहर, देश के वाइस प्रधानमंत्री यानी उप प्रधान रहे हैं। दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे। शिमला करार के बारे में इनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब ये भी नहीं है, ये दूसरे लाल है। तीसरे लाला लाजपत जी राय है। अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि साइमन गोबैक के बारे में लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, ये लाला लाजपत राय है, लेकिन गदर पार्टी का निर्माण उसने भी नहीं किया था। और दूसरे लाल हरदयाल,
इसने गदर पार्टी का निर्माण किया था। कनाडा से लेकर भारत तक उनका कार्य रहा है। देश को आजाद करने के लिए विदेश से लेकर हम वेपन्स लाएंगे और भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे, ऐसा सपना उसने देखा था। बिल्कुल बढ़िया था। आगे जाएंगे। देखो दोस्त लोग, हमारे सारे महाराष्ट्र के जो मराठा लोग होते हैं वो युद्ध में कुशल और शूरता में एक नंबर वाले होते हैं। जब हमारा मराठा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राज कर रहा था, आप कहेंगे सर दिल्ली में तो राज नहीं था, लेकिन दिल्ली में एक नजीब खान का राज था। नजीब खान नाम का एक राजा था, एक सुल्तान था जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। लेकिन मराठा वॉरियर्स यानी मराठा जो यहाँ की शक्ति है वो बिहार से लेकर दिल्ली तक जितने सारे राजा थे उससे रक्षा के हेतु कुछ पैसे लेती थी और उनको हमारा फोर्स देती थी उस वक्त। ऐसे ही पानीपत में यानी दिल्ली में नजीब खान को मराठों ने कहा था कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उसके बदले में हर साल आपको कुछ हमें पैसा देना पड़ेगा। उस वक्त नजीब खान ने सुन लिया। कई साल ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन आगे चलकर ये नजीब खान ने अपना मेहमान जो अफगान का राजा था, अफगान देश का, जिनका नाम है मोहम्मद अब्दाली, मोहम्मद अब्दाली, ये मोहम्मद अब्दाली को उसने दिल्ली बुलवाया। किसने? नजीब खान ने। और आगे मोहम्मद अब्दाली और मराठों के बीच बड़ा संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। इसे ही कहते हैं पानीपत का युद्ध। ये जो पानीपत नाम का जिला है आज हरियाणा राज्य में बसा हुआ है, उसमें तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा, ये दोनों के बीच हुआ था। उसमें 3.5 लाख से अधिक मराठा जो सैनिक थे वो मारे गए थे। सदाशिवराव भाऊ थे, शिंदे थे, होलकर थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब्दाली जब वहाँ से गया तब से अब्दाली को ये अच्छी तरह से पता चला कि हम किससे भी लड़ सकते हैं, लेकिन मराठा अगर एक साथ हो गया, एक गठा हो गया, तो हम उनके खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते। आइंदा इस लड़ाई के बाद अब्दाली कभी भारत में नहीं आया। अफगान से आज का पाकिस्तान, उस वक्त तो वो भी भारत था, आज का पाकिस्तान यानी उस तरफ अफगान देश है, ईरान इराक है, उससे इस तरफ वो कभी नहीं आए। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। आगे वाला विलय नीति का सिद्धांत किसने लागू कर दिया था? विलय नीति का सिद्धांत का मतलब होता है जिस राजाओं को खुद का पुत्र नहीं है, यानी जो राजा बढ़िया है लेकिन पुत्र छोटा है, तो वो कारोबार करने के लिए लायक नहीं हो सकता, अच्छी तरह का कारोबार नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे राजाओं को अपने छोटे बेटे को गद्दी पे बैठना का उनका अधिकार नहीं बनता, तो ऐसा संस्थान अंग्रेजों को सौंपना होगा। ये रही विलय नीति। और अंग्रेज का एक बहुत होशियार आदमी था जो अपना राज्य विस्तार के लिए होशियार था, भारत के लिए होशियार नहीं था, डलहौसी। ये डलहौसी ने विलय नीति का सिद्धांत भारत में लागू कर लिया था। फिर से सुनो मेरे दोस्त छात्र लोग, विलय नीति का मतलब होता है जिस राजा को पुत्र नहीं है लेकिन छोटा है, वो अपना वारिस घोषित नहीं कर सकते, उसको अपना राज्य सीधा अंग्रेजों को सौंपना होगा। आ गया समझ में? ऐसे कर कर उसने झांसी, कुर्ग, बहुत सारे संस्थान जो थे लॉर्ड डलहौसी ने अंग्रेजों के राज्य में समाविष्ट कर लिए। ठीक है, ये तैनाती फौज का था। लॉर्ड कर्जन आपको अच्छी तरह से पता है। विलियम बेंटिंग ने आपको अच्छी तरह से विधवा विवाह के बारे में कुछ काम कर दिया है। यूक्रेन का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? देखो दोस्त, एक आदमी देश के लिए क्या कर सकता है? एक आदमी देश के लिए क्या कर सकता है? मेरे पीछे जो तस्वीर खड़ी है वो एक खंदक से है, सीधा बॉर्डर से है, और आर्मी के ड्रेस में जो आपको ये एक विवाह प्रधानमंत्री दिख रहा है वो कोई फौजी नहीं है दोस्त, ये यूक्रेन नाम के देश के ज़ेलेंस्की है, राष्ट्राध्यक्ष है। लेकिन देश पर जब रूस जैसे बड़ी शक्ति ने बम बरसना शुरू कर दिया तब खुद के हाथ में AK-47 लेकर बॉर्डर पर चले आए और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा दिया। इसे कहते हैं नेता और इसे कहते हैं प्रधानमंत्री। रूस के पास अनुभव है, आज यूक्रेन के पास अनुभव नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास सीने में इतना सारा दर्द देशभक्ति का भरा हुआ है कि 1 इंच तक आगे नहीं आने देंगे रूस को। अभी अभी हालात में रूस ने तो उनके बढ़िया बांध पर बम डाल दिया, फोड़ दिया, बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग मरे, लेकिन हटे नहीं है।
कटे लेकिन हटे नहीं, ये होती है राष्ट्रभक्ति। और हमारे भारतीय सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में, फौजी लोगों में वो रग रग में भरी हुई है। ये भी हमें गर्व की बात है। चलो कोई बात नहीं। सवाल यह है यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? छवि में तो आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाम पूछा है, देखेंगे। जॉन बाइडेन तो अमेरिका के अध्यक्ष हैं। द्रीमेवदेव ये भी नहीं है। जेलेंस्की, ये देखो जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष है। तो आपके सवाल बनता है जेलेंस्की। आगे जाएंगे। राजमुद्रा के साथ आपको बढ़िया नाम दिखाई दे रहा है, नीति आयोग। सवाल है नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। अब क्यों कर लिया? जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 1950 में हमने एक योजना बनाने का प्रयास कर लिया। 1952 में योजना देश में लागू कर ली, उसे कहते हैं प्लानिंग कमीशन यानी नियोजन आयोग। 1952 तक 2023 तक यानी 52 से लेकर 30 तक हमने देश की तरक्की के लिए 5 ईयर्स प्लान बना लिया था, जिसको हम पंचवार्षिक योजना के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन 15 के बाद जब देश के नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र जी मोदी, उसने कह दिया इस साल जो प्लान हमने बना दिया है वही सारे संकेत 5 साल में नहीं रहेंगे। शायद 1 रुपए की कीमत जो हुई वो बढ़ जाएगी, योजना पर ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए उसको बदलना चाहिए। तो सारी सिस्टम उसने चेंज करवाई और आ गया नीति आयोग। ये था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं नीति आयोग। और उसको पूछा है इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यह है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ओके, चलो इतने सारे सवाल आज हमने देख लिए। आपको अच्छी तरह से पता है, इतने सारे सवाल हमने अच्छी तरह से उलझने का प्रयास कर लिया है। शायद आपको ये पसंद आया होगा। आगे कहीं जिसको जिसको इंडियन आर्मी में भर्ती होना है वो लोग जरूर आगे हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है साई एकेडमी अहमदनगर, उनको सब्सक्राइब करें। और कल इसी चैनल पर और नए 10 सवाल लेकर मैं आपके सामने आने वाला हूं। बस आपको बिल्कुल बाकी कुछ नहीं करना। सवाल पसंद, जवाब पसंद, आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के लिए कोई महत्वपूर्ण हमारे सामने ये टीचर्स अध्यापक रख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको पसंद नहीं आई है ना करिए, आप शेयर भी ना करिए। अगर पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहो, 10 सवाल और बना देंगे। जय हिंद साथियों, देश के लिए एक छोटा सा प्रयास। जय हिंद।